हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ होम साइंस में। तो आज हम लेके आए नया वीडियो जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है होम साइंस के सभी एग्जाम के परिदृश्य से, जो इम्पोर्टेंट होगा टीजीटी पीजीटी के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ या डीएसएसबी जो भी एग्जाम आने वाले हैं 2022 में, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आज के इस वीडियो में 20 क्वेश्चन रहेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। तो आप लोग ध्यान से नोट करें और समझें क्वेश्चंस को, क्योंकि ग्रुप ऑफ होम साइंस पर जो भी क्वेश्चंस करवाए जाते हैं वो चाहे फेसबुक पेज पे हो या टेलीग्राम पे हो या यूट्यूब चैनल पे, वो 100% उनकी श्योरिटी रहती है एग्ज़ाम में, किसी न किसी एग्ज़ाम में आने में। और पिछले सालों से जो पेपर करवा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पोस्ट कर रहे हैं, उनकी 75% तक आए भी हैं, वो क्वेश्चंस फंसे भी हैं एग्ज़ाम्स में। और मैं उनको बता भी चुका हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पेन और अपना कॉपी लेकर के बैठें, क्वेश्चन नोट करते जाएं। जो भी डाउट्स हों आपको, आप कमेंट करें, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ एडोलेसेंट एगोसेंट्रिज्म वाज गिवन बाय विच वन एमंग द फॉलोइंग्स। यानी कि जो एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म की थ्योरी थी वो किसने दी थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है जी स्टैनले हॉल, दूसरा है जीन पियाजे, और तीसरा है डेविड इलकाइंड, और चौथा ऑप्शन है जेम्स मार्सिया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। यहाँ पे सही है। डेविड इलकाइंड ने क्या दिया था, एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म की थ्योरी जो थी वो इन्होंने दिया था। ठीक है। वहीं बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एडोलेसेंट अगर लगा हुआ है तो यहाँ पे बहुत से लोग ऑप्शन लगा देते हैं ए, जी स्टैनले हॉल। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ये फादर ऑफ एडोलेसेंट से कौन, जी स्टैनले हॉल थे फादर ऑफ एडोलेसेंट। और एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म की थ्योरी दी थी डेविड इलकाइंड ने। और जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। आप लोगों को पता होगा कि जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। और इन्होंने ही अपनी थ्योरी में प्री स्कूल एज में जो है वो ईगोसेंट्रिज्म का टर्म यूज किया था। किसने, जीन पियाजे ने। ठीक है। और जेम्स मार्सिया ने कौन सी थ्योरी दी थी, जेम्स मार्सिया ने थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी स्टेटस की थ्योरी दी थी जेम्स मार्सिया ने। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, यहाँ पे सही है, डेविड इलकाइंड। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नोन एज स्यूडो मैच्योरिटी स्टेज। यानी कि स्यूडो मैच्योरिटी स्टेज किसे कहते हैं, इसमें से कौन सी स्टेज है, एडोलेसेंस है या एडल्टहुड है या अर्ली चाइल्डहुड है या लेट चाइल्डहुड। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो स्यूडो मैच्योरिटी स्टेज होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। स्यूडो मैच्योरिटी स्टेज मतलब कि अपनी उम्र से अधिक मैच्योर होना। यानी कि कोई बच्चा एडोलेसेंट एज पे है और वो एक एडल्ट वाले मैच्योरिटी रखता है, उस तरीके का उनको कोई वर्क दिए जाते हैं तो बहुत वो सीरियस फॉर्म में उन कार्य को करता है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, स्यूडो मैच्योरिटी। यानी कि अपनी उम्र से, अपनी स्टेज से भी ज़्यादा मैच्योरिटी रखना, तो उसको बोलते हैं स्यूडो मैच्योरिटी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन सी ग्रुप स्टेज में स्यूडो मैच्योरिटी देखने को ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एडोलेसेंट, एडल्टहुड और अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। तो यहाँ पे जो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन है, लेट चाइल्डहुड। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इस स्टेज को हम स्यूडो मैच्योरिटी स्टेज भी बोलते हैं, किसको, लेट चाइल्डहुड स्टेज को। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। Subsumption theory which says that stability and clarity of knowledge in a particular subject in the principle of basic factor influencing the learning and retention of meaningful new material। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अभी 2021 के नेट में पूछा गया था इसी से संबंधित। ठीक है। तो यहाँ पे इसको समझते हैं। मैंने इसका हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दिया है कि सबजम्पशन सिद्धांत जो कहता है कि किसी विशेष विषय में ज्ञान की स्थिरता और स्पष्टता सार्थक नई सामग्री के सीखने और प्रतिधारण को प्रभावित करने वाले सिद्धांत और बुनियादी कारक क्या होते हैं। ये सिद्धांत क्या किसने दिया है। ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जीन पियाजे, डेविड एजुवेल और बेंजामिन ब्लूम एंड लेव वाइगोट्स्की। ठीक है। तो सबजम्पशन मतलब थोड़ा समझते हैं हम इस क्वेश्चन को कि सबजम्पशन होता क्या है। मान लो कि आपके पास किसी विषय वस्तु की जो है वो अच्छी जानकारी है, अच्छा आप उस चीज़ में नॉलेज रखते हैं, उसमें
बहुत ज़्यादा आप क्लियर हैं, ठीक है। तो उसमें हम कुछ न्यू रिलेटेड चीज़ें ऐड कर देते हैं, तो उसमें सब मतलब जंक्शन मतलब कुछ नया उसमें इंक्लूड करना, तो आप उस चीज़ को कितनी अच्छे से समझ सकते हैं, कितने अच्छे से उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि ये सिद्धांत जो है किसकी थ्योरी पर आधारित है। ये सिद्धांत आधारित है, यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है बी, डेविड एसुबेल के सिद्धांत पे, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और डेविड एसुबेल्स के सिद्धांत से नेट जेआरएफ होम साइंस 2021 के अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। और बेंजामिन ब्लूम ने कौन सी थ्योरी दी थी, आपको पता ही होगा। तो बेंजामिन ब्लूम ने जो थ्योरी दी थी वो थी ब्लूम टॉक्सिकोनॉमी, ठीक है। और जीन पियाजे हम बता ही चुके आपका। लेव वाइगोट्स्की ने थ्योरी कौन सी दी थी, इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो थी सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म की जो थ्योरी थी, कंस्ट्रक्शनिज्म की, वो लेव वाइगोट्स्की ने दी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, ठीक है। यानी कि डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के लिए कौन सा इसमें तत्व महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इनोवेशन, कम्युनिकेशन, सोशल सिस्टम एंड ऑडियो विजुअल एड्स, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे। तो इसमें से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है, किसके लिए, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के लिए। तो यहाँ पे इनोवेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि कुछ नया करना है आपको, तो क्या आइडिया है उसके, तो इनोवेशन भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और किस सिस्टम के थ्रू करेंगे, सोशल सिस्टम, वो भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। बट यहाँ पे जो ऑडियो विजुअल एड्स है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है डी। चौथे क्वेश्चन का यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आज का। What are the factors which affects the adoption of new idea in a population? पहला ऑप्शन है यहाँ पे compatibility ऑफ आइडिया, दूसरा ऑप्शन है कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, एंड तीसरा ऑप्शन है ट्राइबिलिटी ऑफ आइडिया, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एडॉप्शन ऑफ न्यू आइडिया इन अ पॉपुलेशन। अगर कोई न्यू आइडिया आप जनरेट करते हैं, क्या अफेक्ट करेगा वो पॉपुलेशंस के लिए, तो वहाँ पे कंपेटिबिलिटी ऑफ आइडिया भी होना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन भी होना चाहिए, और ट्राइबेबिलिटी ऑफ आइडिया ये भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है डी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही है 5 क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब एज, ठीक है। यानी कि एक वर्बल कम्युनिकेशन में जो ब्रेक डाउन होता है उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किस टर्म से, शॉर्ट सर्किट से, या कंट्राडिक्शन से, या अनइवननेस से, या इंट्रोपी, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो 6वें क्वेश्चन का जो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो क्या है, इंट्रोपी, ठीक है। ब्रेक डाउन इन अ वर्बल कम्युनिकेशन में उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोपी। इंट्रोपी होता क्या है, जैसे हम किसी चीज़ के लिए जो अनुमान पहले से लगा लेते हैं कि ये हमारा ये बहुत अच्छा होगा, या जिस तरीके का अनुमान लगाते हैं उस चीज़ में किसी प्रकार का पहले से, तो एजम्पशन करते हैं। तो उसमें वही यहाँ पे पूछ रहा है कि इंट्रोपी जो है ये आप जिस प्रकार से सोच रहे थे उस प्रकार से वो नहीं हो रहा है, उसका फ्लो जो है वो बिगड़ गया है, या कहीं पे उसका रिदम जो है वो ब्रेक डाउन हो गया है। तो उस प्रकार के कम्युनिकेशन को अगर वो वर्बल कम्युनिकेशन में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोपी, ठीक है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछ भी सकते हैं इसको अक्सर, टर्म इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इंट्रोपी, ठीक है। तो यहाँ पे 6वें का जो है वो डी ऑप्शन सही है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, द सेफ इनटेक लिमिट ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। एक ड्रिंकिंग वाटर में जो फ्लोराइड की वो मात्रा कितनी अनुमानित होनी चाहिए, ठीक है। 1 ppm, 0.5 ppm, या 4 ppm, या 0.7 ppm, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लोराइड की एक जो सेफ क्वांटिटी इनटेक लिमिट होनी चाहिए वो है 1 ppm, यहाँ पे ए ऑप्शन सही है 7वें का, ठीक है। ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं इसी संबंधित फ्लोराइड से, पुराने वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ये मत सोचिएगा कि आपका एग्जाम हो गया 2021 के 2022 में नहीं होंगे, 2022 में भी एग्जाम होंगे, 23 में भी होंगे, एग्जाम कंटिन्यूसली होते ही रहेंगे। तो आप लोगों को जब भी टाइम मिले पुराने वीडियो जरूर रिवाइज करें, देखें, उनको समझें, अगर कहीं कोई डाउट्स है जरूर बताएं, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7वें का यहाँ पे ए ऑप्शन सही था। 8वां देखते हैं, एट्रोफिक पेपली इज द क्लिनिकल साइन ऑफ विच विटामिन डेफिशिएंसी,
ठीक है। एट्रोपिक पेप्ली इज द क्लिनिकल साइन ऑफ विच विटामिन डेफिशिएंसी, ठीक है। नियासिन या थायमीन या राइबोफ्लोविन या पायरिडॉक्सिन, ठीक है। ये यहाँ पे विटामिन के नाम दिए हुए हैं, इनके रासायनिक नाम आपको पता ही होंगे, किस विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम है यहाँ पे। और ये सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता है कि एंट्रोपिक पेप्ली जो होता है ये किस ऑर्गन से संबंधित है, ठीक है। तो अगर आपको ऑर्गन्स पता है तो आप इजली कोशिश करेंगे कि ऑप्शन सही करने का, ठीक है। तो एंट्रोपिक पेप्ली जो है वो टंग से संबंधित है, ठीक है, जीभ से संबंधित है। और इसमें जीभ क्या हो जाती है, बहुत ही स्मूथ हो जाती है जीभ। तो ये किसकी कमी से होता है, थायमिन की कमी से, ठीक है। विटामिन B1 बोलते हैं हम थायमिन को, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। विटामिन B1 बोलते हैं हम थायमिन को, B2 राइबोफ्लोविन के, और B3 नियासिन को, और पायरिडॉक्सिन जो है वो B6 को बोलते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो इनके केमिकल नेम भी आपको याद रखने हैं, इनकी डेफिशिएंसी और इनके जो सोर्स हैं फूड में वो उनको भी अच्छे से याद कर लेना। तो यहाँ पे एट्रोपिक पेप्ली जो है वो किसका क्लिनिकल सिम्टम्स है, वो है विटामिन B1 यानी कि थायमिन डेफिशिएंसी का। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आज का। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, ठीक है, यानी कि NIDD, ठीक है, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था 24 अगस्त 1992 को, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हुआ है A 1992, ठीक है। अब इसी संबंधित एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि वर्ल्ड जो आयोडीन डेफिशिएंसी डे है वो कब मनाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे। तो ये क्वेश्चन आपको करना है कमेंट, ठीक है, सुन लीजिएगा अच्छे से कि वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे कब मनाया जाता है, इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और इसका जो सही ऑप्शन था 1992 है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट इन द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में अफेक्ट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच मिनरल इन द बॉडी, यानी कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनमें ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा प्रचुर मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अगर हम उनको बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो वो किस न्यूट्रिएंट की मिनरल की एब्जॉर्प्शन में बाधा उत्पन्न करते हैं, कौन, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, पहला है आयरन, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है जिंक और चौथा है मैग्नीशियम। तो सिंपल सा है कि ऑक्जेलिक एसिड जो है वो कैल्शियम मिनरल के एब्जॉर्प्शन में बाधा उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। और आयरन के लिए क्या है, आयरन के लिए फाइटेट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ऑक्जेलिक एसिड का पूछा उसका यहाँ पे कैल्शियम इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 11वां देखते हैं आज का। लो हाइट फॉर एज इज रिफर्स टू, यानी कि उम्र के हिसाब से कम, मतलब कि जो ऊंचाई है वो बढ़ना, तो उसको हम किस टर्म से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे 4 टर्म दिए हैं, अंडरवेट, वेस्टिंग, स्टंटिंग या ओवरवेट, ठीक है। तो लो हाइट फॉर एज इसको हम क्या बोलते हैं, इसका जो सही ऑप्शन है वो बोलते हैं हम इसको स्टंटिंग, ठीक है। लो हाइट फॉर एज स्टंटिंग बोलते हैं, और लो वेट फॉर एज बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अंडरवेट बोलते हैं, ठीक है। अच्छे से समझ लेना इन क्वेश्चंस को, कभी कभी पूछ देते हैं इनको, अक्सर पूछ देते हैं, कभी कभी क्या नेट के एग्जाम में तो पुराने पेपर उठा के देखिए, बहुत ही बार टर्म ये पूछा गया है, स्टंटिंग वेस्टिंग, ठीक है। तो लो हाइट फॉर एज स्टंटिंग, और लो वेट फॉर एज उसको बोलते हैं हम अंडरवेट, ठीक है। और वेट फॉर हाइट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिंग, ठीक है। 3 टर्म यहाँ पे हैं। ओवरवेट मतलब कि जब वजन ज़्यादा हो जाता है किसी एज के और वो हाइट उम्र के कारण, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरवेट, ठीक है। यहाँ पे 11वें का जो है सही ऑप्शन वो क्या है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ पैरबॉलिंग, ठीक है। देखिए पैरबॉलिंग का मेन रीजन क्या है, वाइट इन द राइस, यानी कि उसका जो चावल का है वो सफ़ेद होना, नहीं, या एनहेंस कुकिंग टाइम, ये भी नहीं, या कंजर्व न्यूट्रिएंट्स, या टू फेवर जिलेटिनाइजेशन। तो पहला नहीं है, दूसरा नहीं है और चौथा नहीं है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन वो है वो क्या है, पैरबॉलिंग का मेन रीजन क्या है, कंजर्व न्यूट्रिएंट्स। कौन सा न्यूट्रिएंट्स कंजर्व करते हैं, थायमीन, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। थायमीन जो है वो पैरबॉलिंग से कंजर्व करते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
हरिसन सल्कस इज अ क्लासिक सिम्टम्स ऑफ विच विटामिन डेफिशिएंसी। ठीक है, हरिसन सल्कस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये किस विटामिन से संबंधित है? तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन जो है इसको राइट रखेंगे। विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी होती है वो हैरिसन सल्कस, ये होता क्या जी, जो विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द पॉकेट दैट इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द गारमेंट इज डैश। क्या बोलते हैं उसको, जो गारमेंट के सरफेस पर पॉकेट अप्लाइड किया जाता है? कंगारू पॉकेट या वेल्ट पॉकेट या योक पॉकेट या बाउंड पॉकेट। तो देखा होगा आपने जैकेट में जो दोनों तरफ से पॉकेट होती हैं, हाथ डाल लेते हैं उनमें आगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंगारू पॉकेट। यहाँ पे 14वें का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, द पॉकेट दैट इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द गारमेंट, उसको बोलते हैं कंगारू पॉकेट। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्किंग एनवायरनमेंट, तो उसको क्या बोलेंगे? डेमोग्राफी या एर्गोनॉमिक्स या वर्क सिंप्लीफिकेशन या ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पे जो 15वें का जो सही ऑप्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? बी, एर्गोनॉमिक्स बोलेंगे उसको। ठीक है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्किंग एनवायरनमेंट एर्गोनॉमिक्स, या द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैन एंड मशीन, तो उसको हम बोलते क्या बोलते हैं? एर्गोनॉमिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। डिसलेक्सिस रेफर्स टू इंडिविजुअल हु हैव डिफिकल्टी इन, यानी कि डिसलेक्सिया से बना हुआ है जो, समझ लीजिएगा। डिसलेक्सिस refers to individual who have difficulty in, पहला ऑप्शन है लर्निंग टू एक्सप्रेस, दूसरा है लर्निंग टू स्टैंड, और तीसरा है लर्निंग टू रीड एंड राइट, और चौथा है लर्निंग टू स्पीक। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है डिसलेक्सिया, जो किससे संबंधित है? लर्निंग टू रीड एंड राइट। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो राइट है 16वें का। क्वेश्चन नंबर 17वां देखते हैं आज का। प्रूफिंग इज द स्टेप्स यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट, यानी कि प्रूफिंग जो है वो किस फूड प्रोडक्ट को बनाते समय यूज किया जाता है? चीज़ का या टी का, या टी में या ब्रेड में या पिकल्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। प्रूफिंग इज द स्टेप यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ब्रेड। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। प्रूफिंग किसमें की स्टेप्स है? जब हम ब्रेड बनाते हैं तो उसमें एक प्रकार की स्टेज है प्रूफिंग। ठीक है, उस स्टेज में से होकर के ब्रेड तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17वें का सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं। प्लिसी इज अ फैब्रिक विथ विच कैरेक्टर। ठीक है, प्लिसी इज अ फैब्रिक विथ विच कैरेक्टर्स? फैब्रिक विथ प्लीट्स या रिंकल्ड फैब्रिक्स या हाईली पॉलिश्ड फैब्रिक्स या फ्लूइड सरफेस फैब्रिक्स। ठीक है, तो प्लीट्स एक प्रकार के विथ विच कैरेक्टर, तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन है वो है फैब्रिक विथ प्लीट्स। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ फूड स्टोर इन्वेंट्री इन केप्ट इन। ठीक, 19वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। द रिकॉर्ड ऑफ फूड स्टोर इन्वेंट्री इज कीप्ड इन, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। लेक्चर, दूसरा है स्टोर रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, तीसरा है कैश बुक या जनरल। ठीक है, तो हम फूड जो स्टोर होता है इन्वेंट्री में उसका हम रिकॉर्ड किस में रखते हैं? तो उसका हम रखते हैं स्टॉक रजिस्टर में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कैश बुक में नहीं रखेंगे और जनरल में भी नहीं रखेंगे, लेक्चर में भी नहीं रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक रजिस्टर जो होता है उसमें हम क्या, जो फूड हमारा स्टोर है क्या इन्वेंट्री में, तो उसको हम स्टॉक रजिस्टर में रखते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिफर एज द मेनू ऑफ द डे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेनू से संबंधित। यहाँ पे साइक्लिक मेनू या एला कार्ट मेनू या टेबल डी हॉट मेनू या ड्यूजोर मेनू, यानी कि क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन? मेनू ऑफ द डे, यानी कि एक दिन का मेनू जो होता है उसको किस टर्म से डिफाइन करते हैं? तो उसको डिफाइन करते हैं ड्यूजोर मोर्नी को हम बोलते हैं क्या? मेनू ऑफ द डे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है 20 क्वेश्चंस का। और साइक्लिक मेनू हम बता ही चुके जो वीकली में कंटिन्यूसली चलता रहता है। एला कार्ट मेनू ये जब बेसिकली चॉइस मेनू होता है, और टेबल डी हॉट मतलब इन टेबल होस्ट इन द मेनू। ठीक है, यानी कि मेनू जो है वो टेबल में होस्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेबल डी हॉट मेनू। और यहाँ पे जो ड्यूजोर मेनू है उसको क्या बोलेंगे? मेनू ऑफ द डे। डी ऑप्शन जो है वहाँ पे करेक्ट है क्वेश्चंस का।